तो दोस्तों कई लोगों को लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी खबर है कि उत्तराखंड में नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर यूटीईटी यानी कि उत्तराखंड पात्रता परीक्षा बात करें तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और 1 सितंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट इसकी है 30 सितंबर। हालांकि वीडियो मैंने लेट में बनाया क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जानकारी इसके बारे में कलेक्ट की है कि आपको सही और अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा और फॉर्म का कैसे फिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि यूटीईटी के लिए उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल के बारे में, जैसे कि यूटीईटी यानी कि उत्तराखंड पात्रता परीक्षा के लिए जो बेसिक चीज़ें वो सबसे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन करने की जो डेट है वो यहाँ पर रखी गई है 1 सितंबर से 23 सितंबर तक और इसका जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे तक रखा गया है। चालान डिपॉजिट करने का जो डेट है वो 30 सितंबर को रखा गया है और 12 बजे तक यहाँ पर आप टाइमिंग है अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्शन का कोई चांस नहीं, यानी कि आपने एक बार फॉर्म को फिल कर दिया तो दोबारा से आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया है यानी कि पेमेंट करने से पहले आप करेक्शन कर पाएंगे और पेमेंट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एडमिशन यानी कि एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी तक फॉर्म फिल हो रहा है, तो फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना होगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिले, यानी कि जैसे कि एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर या फिर स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्टेट एग्जामिनेशन की जो डिटेल वो भी अभी तक नहीं आई है, यानी कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन उसकी भी डिटेल अभी तक नहीं आई। तो इन सभी की डिटेल आपको विद इन नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगी जब भी इसकी डिटेल आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम इसमें क्राइटेरिया क्या होने वाला है और बाकी की अन्य चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल एलिजिबिलिटी फीस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कैटेगरी वाइज फीस क्या होने वाली है। तो जनरल ओबीसी के लिए बात करें तो अगर एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये का फीस उनको पड़ेगा और दोनों पेपर के लिए तो 1000 रुपये का उनको चालान डिपॉजिट करना पड़ेगा। वहीं SC ST और फिजिकल हैंडीकेप जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक पेपर के लिए 300 रुपये होगा, जबकि दोनों पेपर के लिए 500 रुपये का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई यहाँ पर एलिजिबिलिटी फीस की कि उनको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्लास 1 से 5 तक के। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क, यानी कि उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे BSc BA BCom BTech, तो उसमें कम से कम उनके पास 50% मार्क होने ही चाहिए। उसके बाद बात करें तो 12th होना चाहिए और कम से कम 45% का मार्क्स होना चाहिए उनके पास, जो कि और उनके पास साथ ही बात करें तो NTEC यानी कि नेशनल टीचर काउंसिल, बात करें नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद बात करें हायर एज सेकेंडरी विथ मिनिमम 50% मार्क एंड शुड बी टू हैव या डिप्लोमा, यानी कि उनके पास साथ में डिप्लोमा होना चाहिए BTC या फिर DLED का, या फिर IGNOU की तरफ से भी उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा स्पेशली शिक्षा मित्रों के लिए, तो वो हो सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। उसके बाद बात करते हैं जूनियर लेवल के लिए। तो यहाँ पर यानी कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, यानी 6 to 8, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो मान के चलिए 45% रखा गया है और साथ में उनके पास BEd होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर DLED वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं 6 to 8 में, हालांकि यूपी में कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर यूटीईटी में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि BEd उनके पास होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क अलॉन्ग विथ BEd, यानी कि उनके पास जो BEd एक प्रकार से ग्रेजुएशन ही होता है, तो वहाँ पर भी 50% कम से कम मार्क होना ही चाहिए। साथ में बैचलर डिग्री उनके पास हो सकती है, BA BSc BA कोई भी डिग्री उनके पास हो, यानी कि भारत में कहीं भी उन्होंने पढ़ा हो और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 50% से कम मार्क नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस भी जानना जरूरी है कि कौन सा एग्जाम पेपर कितने नंबर का आने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पेपर 1 के लिए बात करें तो बिल्कुल यूपी की तरह ही होने वाला है। सब्जेक्ट 1 में बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो कि 30
क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और टोटल नंबर यहाँ पर 30 का होने वाला है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 का होगा एंड 30 मार्क्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। लैंग्वेज 2 आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 यहाँ पर रखा गया है। मैथमेटिक्स के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स 30 यहाँ पर रखा गया है। इन्वायरमेंट स्टडी के लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसेस है। तो ये हो गया बेसिक यहाँ पर एग्जामिनेशन की डिटेल। तो इसको आपको रिकमेंड करना है और अपने मन में उसको बिठा के रखना है। उसके बाद बात करते हैं UTT 2021 यानी कि एग्जामिनेशन पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के लिए है, और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड टोटल मार्क्स ऑफ 30। उसके बाद लैंग्वेज 2 यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड टोटल मार्क्स 30। उसके बाद मैथमेटिक्स या फिर साइंस, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप में हैं तो साइंस और मैथ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप BA BSc वाले ग्रुप से हैं, सॉरी, अगर आप BA या फिर आर्ट साइड से हैं तो आप यहाँ पर सोशल साइंस चुनेंगे, और इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, यानी कि टोटल पेपर आपका 60 नंबर का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर के ही होंगे। बात करते हैं इसमें पासिंग की डिटेल, यानी कि जो SC ST और फिजिकल हैंडीकेप इस प्रकार के कैटेगरी का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हालांकि फिजिकल हैंडीकेप के लिए यहाँ पर कुछ छूट निश्चित है। तो SC ST के लिए बात करें तो इनके पास जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो 55% होता है, ठीक है, यानी कि कुल मिला के इनको 150 में से 55 नंबर लाने होंगे। वहीं बात करें जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए तो उनको कम से कम 90% नंबर लाने होंगे। OBC को यहाँ पर बात करें तो उनको भी 55% नंबर लाने ही होंगे। तो ये थी पासिंग क्राइटेरिया की डिटेल कि इतने नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या UP वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करा दूं कि अभी तक हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि UP के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर अप्लाई करने का भी इसमें सॉल्यूशन होगा, जैसे कि राजस्थान में बात करें तो वहाँ पर रीट का एग्ज़ाम जो था उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो UP से बिलोंग कर रहे थे और उन्होंने अप्लाई भी किया था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हो गए। तो अगर आप अप्लाई करते भी हैं, ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक, तो यहाँ पर एग्ज़ाम तो आपका हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अप्लाई आपने किया तो मान लेते हैं UT यानी कि उत्तराखंड में मान लेते हैं 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100 लोगों का सिलेक्शन हो, कोई वैकेंसी आई। अब आप UP को लोगों की बात करें तो भाई UP में जनसंख्या वैसे भी ज़्यादा है, तो मान लेते हैं 50 लोगों ने अप्लाई किया, सभी तो करेंगे नहीं, 50 लोगों ने अप्लाई किया। तो सबसे पहले वरीयता किसको मिलेगी? वरीयता सबसे पहले मिलेगी इन 100 लोगों को। मान लेते हैं यहाँ पर 110 सीटें हैं तो सबसे पहले इन 100 लोगों को इसमें भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि UP के जो भी टॉप के लोग होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि ये जो लोग होंगे चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे SC कैटेगरी के हों, चाहे फिजिकल हैंडीकेप कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी के होंगे, उनको सबको यहाँ पर जनरल के अकॉर्डिंग ही इसमें फिल किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेट आएगी तो उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगी तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपको अप्लाई करना कैसे। हालांकि अप्लाई करने का जो डेटा प्रोसेस है वो मैंने आपको नहीं बताया है। अप्लाई करने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। साथ में उम्मीद करते हैं इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आ चुकी होंगी। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से समझा दी जाएगी कमेंट के द्वारा और किसी अन्य सोर्स के थ्रू भी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।